तो अब हम लोग चैप्टर 2 के बचे हुए पार्ट्स का चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर 2 को देखा था, फ्रॉम हंटर गैदरर टू द फूड प्रोडक्शन। इसमें हमने बहुत सारे टर्म को देखा। आज हम लोग खेती और पशुपालन की शुरुआत को देखेंगे कि उस समय खेती और पशुपालन का शुरुआत किस प्रकार से हुई। तो इस समय उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया होगा? आप इसके बारे में सोच सकते हो। अब है बसने की प्रक्रिया उन लोग का कैसा था। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों की आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इसमें दिखाया गया चित्र में आपको कि जंगली जानवर का दांत बड़ा होता है, पालतू जानवर का दांत उनकी अपेक्षा छोटी होती है। तो बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं तो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत होती है। उसके बाद तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक
पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज का उपयोग में हम लोग कैसे करते हैं? पहले बीज के रूप में करते हैं, फिर खाद्य के रूप में, उसके बाद उपहार के रूप में, उसके बाद भंडारण के लिए। तो अनाज का भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदे। अब क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह जो करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अब अपना जवाब का कारण आप खुद प्रयास कीजिएगा। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार थे। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों को देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें और सारे चीज़ मिलते हैं। आज जानवरों का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब आइए हम लोग आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। इसमें से आप देखेंगे कि पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये जब वे खोज कर रहे थे तो ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन लोग प्राचीन काल के लोग अस्थायी जीवन की ओर आगे बढ़ने लगे। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। वहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है।
कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। आप देख सकते हैं बहुत सारे नवपाषाण युग के, पुरापाषाण युग के, मध्य पाषाण युग के औजार आपको देखने को मिलेंगे पाठ्य पुस्तकों में। उसमें आप देख सकते हैं कि एक आपका घड़ा जैसा आकार का भी है, जो एक प्रमाण दिखाता है उस समय के लोग बर्तनों का किस प्रकार प्रयोग करते थे। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु किस प्रकार का था, तो आपका मेंशन किया हुआ है कि मेहरगढ़ का जो घर का चित्र है उसको आप देख सकते हैं। उसमें घर में शायद ऐसे घर दिखता था जैसे आपका वर्गाकार है, वैसे उसमें आप जिस घर में अभी रहते हो उसके साथ इस घर का क्या समानता है आप देख सकते हैं कंपैरिजन करके। तो मेहरगढ़ जो है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ का कब्र में बकरी के कंकाल को देखा जा सकता है। कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करते हैं, जैसे अन्यत्र और सारे अलग चीज़ क्या था। जैसे फ्रांस में गुफा में चित्रकारी की गई है। फ्रांस की गुफा में अपने एटलस में फ्रांस आप ढूंढ सकते हैं। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का ही है, जिसमें इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया गया था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। अब इसके कारण क्या आप बता सकते हैं कि क्यों बनाया गया होगा? एक नवपाषाणिक पुरास्थल का चर्चा कर लेते हैं। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल
ह्यूक तुर्की में है। चताल ह्यूक जो तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। इसमें से कुछ उपयोगी शब्द हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है। जैसे पुरास्थल, जहाँ से प्राचीन काल के वस्तुएं प्राप्त होते हैं। फिर आवासीय स्थल, जहाँ वे रहते थे। आखेटक, खाद्य संग्राहक, जो माइग्रेट करके इधर उधर जानवरों का शिकार के माध्यम से या फल फूलों को जंगल से उत्पाद को संग्रह करते थे। फिर कब्र है, जहाँ मनुष्यों को मरने के बाद दफनाया जाता था। आप कल्पना कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को और कुछ अपने समझ सकते हैं। 12 साल पहले पत्थर की एक गुफा में अगर आप रहते हो तो उस समय का क्या आपका अनुभव हो सकता है, उसको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जैसे मध्य पाषाण युग, ये 12,000 से 10,000 साल पहले का युग है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ जो है 12,000 साल पहले हुआ था। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ था। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था लगभग 8,000 साल पहले। धन्यवाद।